नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी लाइव। अब जम्मू कश्मीर यूटी में एक और चर्चा। जैसे ही पीपल कॉन्फ्रेंस के चीफ ने कल ओथ सेरेमनी की और उस ओथ सेरेमनी के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कहीं ना कहीं अब जरूरत आन चुकी है कि 1987 में जब इलेक्शन आम चुनाव हुए थे, जिस तरीके से विगिंग हुई थी, उस पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर इशू करने की जरूरत है। जिस पर चर्चा करेंगे रविंद्र शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से, और ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया। अभिजीत जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में 1987 में जो रिगिंग हुई थी वो आतंकवाद का कारण बना था जम्मू कश्मीर में? विनोद जी, ऐसा है कि देखें, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तभी से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने एक बुरी नजर कश्मीर के ऊपर रखी हुई थी और अपने षड्यंत्र, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने उस समय अपनी फौज को कवालियों के देश में आगे किया था और थी वो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी, और जिस तरह से कश्मीर में कत्लो गारत उन्होंने की थी, उस कत्लो गारत के इसमें डिस्टर्बेंस बड़ी आ रही है विनोद जी। ये जी बोलिए अभी। जिस तरह की कत्लो गारत जिस तरह की पाकिस्तान ने उस समय की थी, तो वहीं से पता लग गया था कि पाकिस्तान के मंसूबे किस तरह के हैं कश्मीर को लेकर। लेकिन खैर 47 से लेकर काफी अरसा रहा जब पाकिस्तान अपने उन षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को कामयाबी कब मिली? जब 1987 में यहाँ पर जमहूरियत का गला घोटा गया और रिगिंग की गई, क्योंकि ये भी इतिहास में सबको पता है कि किस तरह से उस समय ये सब कुछ हुआ था, किस तरह से रातों रात जीतों को हरा दिया गया और हराओं को जिता दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण अगर आप देखें तो उस समय जो सरकारें थी, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे, और यहाँ पर जो है फारूक अब्दुल्ला साहब थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस समय जिस तरह से भी सेंटर को अपना जो भी वक्तव्य रखा होगा और उनकी बातों में आकर जो जीतों को हराया गया, हरायों को जिताया गया, और एमयूएफ नाम की पार्टी जो काफी अच्छे मार्जिन से उस समय जीत रही थी मैक्सिमम सीटों पर कश्मीर की, तो जो उनके साथ हुआ उसके बाद ही मुझे लगता है कि सब की सब बंदूक यहाँ पर बांधी हुई और सारे का सारा कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ। आप ये स्पष्ट करें, जैसे अभिजीत जी ने कहा कि उस वक्त केंद्र में आपकी सरकार थी और यहाँ पर रिगिंग हुई जो एक आतंकवाद का कारण बना। मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो अपने आप को देशभक्त और देश की जमहूरियत में विश्वास करती है, उसको ये शोभा नहीं देता कि वो अलगाववादी और पाकिस्तान की भाषा बोले। ये तो इल्जाम पाकिस्तान का है। ये कल भी चुनाव कराएंगे तब भी वो यही कहेंगे। और अलगाववादी सजाद लोग कुछ भी कहे, वो तो अलगाववादी से इनका सहयोगी है, इनके कैबिनेट में मंत्री रहा, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पे ये आरोप लगाते हैं वो इनका सहयोगी रहे, एनडीए का हिस्सा रहा। उमर अब्दुल्ला जी इनकी सरकार में मंत्री थे। अगर वो इतने खराब थे तो फिर उमर अब्दुल्ला जी इनकी कैबिनेट में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री क्यों रहे? ये उन्हीं लोगों से कल पीडीपी को पाकिस्तानी प्रो अलगाववादी कहते हैं, कल 3 साल तक हुकूमत में थे। मैं इनका चेहरा पूछता हूं कि आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को अपनी सियासत के लिए कांग्रेस को बदनाम कर लिए कि हिंदुस्तान को बदनाम करते हो? हिंदुस्तान में इतना मजबूत इलेक्शन कमीशन है। अभी पूछो, अभिजीत जी कहेंगे कि हमारा इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा है क्योंकि हिमाचल में 1 महीने की डेट बाद गुजरात में करता है, आजकल तो और भी अच्छा है। लेकिन हमें फख्र है इलेक्शन कमीशन पे। यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं थे। अगर कोई रिगिंग का इल्जाम तो पूरे देश में लगता है, जो हार जाते हैं या वैसे भी, तो उसका दरवाजा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान की भाषा है, ये विदेशी साजिश है कि हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर में जो भी चुनाव हो उसको जो है वो बड़े फख्र से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कांग्रेस की सरकार से रिगिंग हो गई। और ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कश्मीर वाले जो अलगाववादी के साथ सुर मिलाते हैं वो ये बात कहें, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष, और जिस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का ये नाम लेते हैं वो जीत रहे थे, वो कहाँ जीत रहे थे? 4 सीटें उनकी आई थी और वो सैयद अली खान गिलानी उनका साथी था। ये उसके समर्थक थे।
कि वो जी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिन्होंने गौकशी का, काजी निसार उनका बड़ा नेता था, अनंतनाग में उन्होंने गौकशी करके जुलूस निकाला था बहुत बड़ा, और वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ये कहते वो जीत रहे थे, वो सरकार अच्छी होती। तो मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करते करते देश की जमहूरियत को, प्रजातंत्र तो लोकतंत्र को, चुनाव को बदनाम करती है। इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और एक आदमी या दो आदमी कैंडिडेट हारने से आतंकवाद नहीं फैल जाता। अगर कोई गलत, यहाँ भी चुनाव अभी कल तो ऑर्डर हुआ कि 2 डीडीसी के चुनाव दोबारा होंगे, इसका मतलब अगर कहीं गलत हुआ तो उससे आतंकवाद फैल गया। एक पूरा देश, पहली बात जो इनकी है वो ठीक है कि 47 से मलाल था जो पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर ब्लैंक चेक है हमारी पॉकेट में, क्योंकि 80% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। डॉक्टर करण सिंह ने भी ये बात कही कि 80% जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इसलिए ये एक चित्त स्थिति में था। और चूंकि शासक हमारा हिंदू था, हमारा हरि सिंह था, इसलिए वो पाकिस्तान दबाव के बावजूद नहीं गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान या आजाद रहने का फैसला अभी कर रहा था, सोच रहा था कि हमला हो गया मेरे पे, इसलिए फौज भेजो। इसलिए 80% को हमने जिन्ना को जवाब दिया। पंडित नेहरू ने जिन्ना को पूरे दुनिया में बेनकाब कर दिया कि ये कहता है कि हिंदू मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। जिस रियासत में 80% मुसलमान है वो कहते हैं हमने हिंदुस्तान के साथ रहना है। महाराजा ने तो हलाक किया, लेकिन कश्मीर के मुसलमान, शेख अब्दुल्ला या जम्मू कश्मीर के मुसलमान ने 80% मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान के साथ था और रहा। इसलिए हमें इन जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इल्जामात पाकिस्तान से हैं, इल्जामात अलगाववादियों से, इल्जामात आतंकवादियों से, इल्जामात हुर्रियत कानपुर से, हम उसको ढोल बजाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रिगिंग हुई तो चलिए जो है वो आतंकवाद आ गया। आज 37 साल हो गए, आज कौन सी रिगिंग है? हिंदू मारे जा रहे हैं, आज रिगिंग कौन सी है? वो तो 87 से आप भी 6 साल सरकार में सेंटर में रहे, 9 साल से आप गवर्नर रूल ऑफ यूटी और सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह जी देखते हैं। इसलिए उस आतंकवाद का खात्मा करिए। अभिजीत जी से जान लेते हैं। अभिजीत जी, दोहरे मापदंड का आरोप लगाया जा रहा है आप पर, और ये सजाद लोग जो 87 की रिगिंग का व्हाइट पेपर चाहते हैं कि आपका हिस्सा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि एक चीज समझनी चाहिए, जिस तरह से ये लोग अभी नया एक फॉल्स प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं। हमें हिस्ट्री को पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये बोलते हैं कि उस समय जो एक्सेशन हुआ, इसलिए कहते हैं कि एक्सेशन जो है यहाँ पर 80% लोग थे, इस कारण ये सब कुछ जो किया गया, डिले किया गया, कांग्रेस ने अपनी गलतियों के कारण किया डिले, यहाँ पर जानबूझ के किया। नेहरू जी चाहते नहीं थे कि एक्सेशन हो उस समय, इनकी इन्हीं गलतियों के कारण सब कुछ हुआ। नहीं तो अगर महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हो, जरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का महाराजा हरि सिंह जी का बयान निकाल लीजिए। महाराजा हरि सिंह जी ने वहां पर एक महाराजा होते हुए कहा था कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, बाद में एक महाराजा हूँ। तो इसमें तो कोई दो राय थी नहीं कि महाराजा जो एक्सेशन करना चाहते थे। नेहरू जी ने डेलिब्रेटली शेख अब्दुल्ला के कहने पर इस एक्सेशन को जो है आगे धकेला, और उसके बाद भी 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 27 अगस्त को नेहरू जी पहुंच गए यूनाइटेड नेशन के अंदर। क्यों पहुंच गए, कोई पूछे उनसे, और जाके क्या बोलते हैं, ये मसला है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तो इसको इंटरनेशनलाइज करने का किसका सबसे पहले किसने ये काम किया? नेहरू जी ने किया। और ये जो बात करते हैं कि रिगिंग की बात करते हैं, मैं कहता हूं अगर भारत की जमहूरियत इतनी, अगर आप लोग आपके समय अगर जमहूरियत का सही मतलब जमहूरियत था, तो जो सबसे पहली 1951 की जो असेंबली बनी, जब 12 लाख जम्मू की पॉपुलेशन थी और 10 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन थी, हमसे आपने 1 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर में क्यों दी? बताएं। उस समय कोई पॉपुलेशन का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं था। जानबूझ के आप लोगों ने सारे के सारे काम जम्मू वालों को पीछे रखने के लिए किए हैं। और आप बोलते हो कि जमहूरियत बोलती है, जमहूरियत बोलती है अगर एमयूएफ छोड़ के कोई काला चोर भी जीत रहा हो, अगर जमहूरियत में उसको वोट मिल रहे हैं तो वो उसी का हक होना चाहिए। आप क्यों आप जिसके अगेंस्ट बोल रहे हो, अगर था आपने क्यों रातों रात सारी की सारी चीजों को रिगिंग की? क्योंकि फारूक साहब ने आपको कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान बनने वाला है, यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला है। और आपके सॉलिड से उस समय के इमेच्योर आपके होम मिनिस्टर रहे होंगे और इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने देखा नहीं कि वास्तविकता क्या है। अगर वो लोग जीतते, प्रैक्टिकल प्रोसेस में आते, जमहूरियत सही तरह से होती, तो यहाँ पर एक कत्लो-गारत कभी नहीं होती। आप तो 1951 से ही जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। बताएं मुझे 12 लाख और 10 लाख की पॉपुलेशन के अंदर कश्मीर को ज्यादा सीटें देने का क्या मतलब था? वो तो आपकी कांग्रेस ने किया, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। इतनी सारी आपकी गलतियां इतिहास के अंदर। आज आप अगर उनको एक व्हाइट पेपर से अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, पहले आप अपना इतिहास तो खंगाल कर देखिए।
ना आप ये काम करते, ना पाकिस्तान को मौका मिलता। 1987 से लेकर आज तक जो भी रक्तपात हुआ है कश्मीर के अंदर, उसका कोई कसूरवार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। जी रविंदर जी, कत्लोगायत, देखिए आतंकवाद दोनों के लिए ही कांग्रेस, जी कांग्रेस व्हाइट पेपर तो ये इनको करना चाहिए कि ये जो 30 हिंदू मारे गए 1 साल के अंदर इनकी सरकार में, क्यों मारे गए, क्यों माइग्रेंट जो है वो जम्मू कश्मीरी पंडित भाग के आगे और 13 परिवार जो है रजिस्ट्रेशन मांगते हैं 30 साल के बाद। लेकिन हमारे हरि सिंह के सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह जी का आर्टिकल, अभिजीत जी पढ़े लिखे हैं, पढ़ा होगा इन्होंने, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि महाराजा ने जो जुलाई में कोई ऑफर दिया हो। वो कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रामलाल बत्रा जो है उन्होंने कोई इनफॉर्मल बात की होगी, लेकिन मेरे पिताजी का कोई अथॉरिटी नहीं थी उनको, और ये कई डॉक्यूमेंट नहीं कि उन्होंने साइन करके भेजा हो। और 26 अक्टूबर 1947 का जो लेटर है महाराजा हरि सिंह का, उसको पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भेजा, साथ एक लेटर लिखा कवर, उसमें लिखा कि मैं अभी विचार कर रहा था कि मेरा जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा रशिया और चाइना के साथ बाउंड्री मिलती है, कि मैं ये सोच रहा था, इस पे विचार कर रहा था कि मुझे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या आजाद रहना चाहिए, और दोनों मुल्क के साथ जो है वो बात, हालांकि आजाद रहने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन महाराजा हरि जी वो उस हालात में अपने तौर से सोच रहे थे। और डॉक्टर करण सिंह साहब ने भी कहा कि ये स्पेशल केस था जम्मू कश्मीर, डॉक्टर करण सिंह से बेहतर तो कोई जानकार नहीं हो सकता, और डॉक्टर करण सिंह के पैट्रियटिक उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, उनके अकल का भी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए डॉक्टर करण सिंह, आपसे पूछूंगा दो सवाल। एक सवाल ये रहेगा आपका कि पंडित नेहरू को इतनी जल्दी क्या थी यूनाइटेड नेशन में जाने की। दूसरा, डॉक्टर करण सिंह ने ही खुद कहा है कि गांधी परिवार ने मेरे पिता को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। देखिए वो उन्होंने इतिहास पे कहा, लेकिन डॉक्टर करण सिंह जी कहते हैं 18 साल से ही पंडित नेहरू जी का मैं शिष्य हूं, और डॉक्टर करण सिंह को वो टाइगर बोलते थे। और आपको पता है सदर रियासत उनको बनाया, क्योंकि रियासत को संभालना उस वक्त जो 80% आबादी थी, शेख अब्दुल्ला को तो महाराजा हरि सिंह ने 30 अक्टूबर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और खुद उनको जम्मू आना पड़ा, क्योंकि कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान के रेडर्स जो है वो श्रीनगर उनको कैप्चर करके दस्तखत कराना चाहते थे पाकिस्तान के हक में, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने भेजा, वो तो फौज ऐसे मांग रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करके भेजिए, फिर हम फौज भेजते हैं, और फिर फौज आई। और उसके बाद पाकिस्तान अग्रेसर था, हिंदुस्तान की वकालत आज भी और कल भी फारूक अब्दुल्ला नहीं गए, वाजपेयी साहब नहीं गए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 5 फरवरी 1948 को यूएनओ गया, उसने कहा हमलावर पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर अपनी मर्जी से हिंदुस्तान का हिस्सा बना है, और मैं कश्मीर का नुमाइंदा हूँ, इसलिए नेहरू ये चाहते थे, और वो कश्मीर की लीडरशिप जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही। आज चंद लोग जो है आवाज लगाते हैं और ये भी कहते हैं जनाब रिगिंग हो गई, और पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उस चीज पे जोर लगा के 87 में रिगिंग हुई। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत में फ्रॉड होता है, ये इनके जमाने में फ्रॉड होता होगा, हमारे जमाने में कोई फ्रॉड नहीं होता। और ये इल्जामात को ये स्टैंप लगा के देश के साथ द्रोह है। जवाब ले लीजिए। मैं आदरणीय रविंद्र जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर इनके लिए शेख अब्दुल्ला साहब इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो फिर क्यों नेहरू जी ने उन्हें पूरे 10 साल 12 साल जेल में डाला? हमको जेल में डाला। बताएं। मैं अभिजीत जी मैं बताता हूँ, अभिजीत जी, क्योंकि पंडित मुझे बात देखिए, एक चीज को जो हिस्ट्री में हम भी सब कुछ जानते हैं, आपको गोपाला स्वामी अयंगर जी को भी पता होगा। गोपाला स्वामी अयंगर जी को जबरदस्ती कहा गया था कि 370 यहाँ पर नाफिज हो। किसने कहा था आप ही के नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने जब उनको ये फरमान दिया था, उसके बाद अगली फ्लाइट से वो अमेरिका चले गए थे। ना तो गोपाला स्वामी अयंगर जी इस फेवर में थे, ना BR अम्बेडकर जी इस फेवर में थे। क्यों? उन्होंने, और जाते जाते नेहरू जी ने उनको क्या वर्ड कहे थे, जैसे जैसे शेख साहब बोलते हैं वैसे वैसे कर दो, यानी कि कर दो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क। तो आप इसको समझिए, जो ब्लंडर्स हैं इतिहास में की हैं, जिसके कारण अभी तक हम लोग जो हैं उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने उसकी सजा पाई, वो सजा हम नेहरू जी की उन लम्हों की गलतियों की वजह से आज तक पा रहे हैं। ये द गॉड हू फेल्ड एक किताब पंडित नेहरू पे है, और माधव गौडबोले हैं इनका, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव ऑथर है देश के अंदर।
इन्होंने लिखा है कि नेहरू देश से कुछ छुपाते नहीं थे, पार्लियामेंट से कुछ छुपाते नहीं थे। नेहरू ने 12 जनवरी 1958 को शेख अब्दुल्ला के मुताबिक जब लीड किया तो चीफ मिनिस्टर को बताया कि क्या हालात बने। मुझे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला, मुझे दुख है, द फैक्ट रिमेन्स दैट शेख अब्दुल्ला बाय हिज एक्टिविटीज made it difficult for my government to remain quiet. It has been a matter of deep grief to me that an old colleague who has in past played such a brave part in our national movement and in the liberation of Kashmir should have defied away so far and should have sought to rouse communal passions. He has been connected with other undesirable activities. ये वो लिखते हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बताया कि क्यों शेख अब्दुल्ला को मुझे अंदर डालना पड़ा, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन जब वो दूसरे रास्ते पे चले गए, ये पंडित नेहरू ही थे, उनकी बहादुरी के उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसा आदमी जो है उसको जेल में डालना पड़ा। ये तो इतिहास है, हम डिनाई थोड़ा करते हैं कि वो उसमें कोई सियासत नहीं थी। जब उन्होंने कोई दूसरा रास्ता बदला तो उसमें कहा गया और उसमें वो काम किया गया जो जरूरत था। सदर रियासत गवर्नर भी हमने किया, आपने दफा 370 पहली बार नहीं तोड़ा, लेकिन आपने तोड़ा, आपने रियासत तोड़ा, हमने आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें थी अब जपाचा क्या था, जमीन और नौकरी, बाकी तो चुनाव होते थे, देश का अटूट अंग था, है, रहेगा, और सिर्फ यह है कि जमीन और नौकरी हमारी थी। आज बच्चा बच्चा, आज जम्मू के लीडर, आज वो लीडर कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। जो आपने सपने दिखाए थे वो कहीं नहीं, सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और तबाही, हकूक कोई नहीं। रविंद्र जी जवाब ले लीजिए, लेकिन मैं बताता चलूं किरण रिजिजू ने भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं। जी अभिजीत जी। वो आज तो कहेंगे, इनके पास एक ही मुद्दा है कि पंडित नेहरू को, एक सेकंड कहूंगा कि अब चूंकि पंडित नेहरू की शख्सियत देश और दुनिया में डंका बजता है, गांधी परिवार और पंडित नेहरू के बगैर इनकी सियासत चल नहीं सकती, इनको ब्रेकफास्ट भी हाजिम होती। और दूसरी बात है कि सोचते हैं कि पंडित नेहरू की छवि को बिगाड़ा जाए वो पीस मील में इतिहास दिखा के। भाई डॉक्टर करण सिंह ने स्पष्ट कर दिया है, वो सदर रियासत थे, आई विटनेस थे, उन्होंने कह दिया, और इससे बेहतर कौन सा तरीका है। और बाकी इतिहास बताता है कि भाई 80% मुस्लिम आबादी वाली रियासत ने पाकिस्तान को इसका अप्रिशिएट नहीं करते कि नेहरू ने कितना बड़ा काम किया कि शेख अब्दुल्ला के लगाने के लिए जेल में भी आए कि पाकिस्तान को तमाचा पड़ सके। जिना को तमाचा यहाँ पे पड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। अभिजीत जी से रिप्लाई सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाए अभिजीत जी, वेलकम। सबसे पहले तो रविंदर जी एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप कहते हैं कि इससे पहले था ही क्या, इससे पहले हमने सब कुछ ही खत्म कर दिया था। वो बेचारे वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, आप तो खुद रेफ्यूजी रहे, आपको तो पता है क्या दुख दर्द होगा। 60-70 साल उनका दुख दर्द आपको नहीं दिखा, वो भी 370 की आड़ में ही था, जिनको आपने किस तरह से एक वोट बैंक के लिए यूज किया। यहाँ की बच्चियां, उनके साथ इतना बड़ा जो एक पाप आप लोगों ने किया कि वो अगर यहाँ से बाहर कहीं शादी करती थी तो अपने वालिद की तरफ, अपने पिता की तरफ नहीं देख सकती थी कि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकती थी। क्या महिलाएं, क्या जो औरतें हैं, उनको कोई हक नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी आपसे पूछना है, वाल्मीकि समाज जिनको आपकी सहयोगी पार्टी ने आप ही के टाइम पर अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाया, 30-40 साल तक अपनी गंदगी साफ कराई, उनको कभी यहाँ की नागरिकता नहीं दी, वो भी आपके 370 के अंदर ही था। इतने सारे बहुत सारे आपने कसूर किया हुआ, जिस कसूरों का ही ये नतीजा है कि आज आपकी पार्टी जो है वो दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। दूसरी बात, आप बोलते हैं नेहरू जी की गलतियां नहीं थी। मुझे बताएं, एक तरफ तो लॉर्ड माउंटन बेटन के साथ पूरे का पूरा परिवार महीनों की छुट्टियां काटने जा रहा है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये आपकी डबल पॉलिसी कभी किसी को समझ नहीं आएगी। तीसरी बात ये आती है कि आप बोलते हो जी हमें रियलाइज हो गया तो हमने शेख अब्दुल्ला को जी अंदर कर दिया, उसके बाद आपने बाहर भी निकाल दिया, उसके बाद उसको चीफ मिनिस्टर भी जबरन हमारे सिर के ऊपर यहाँ पर आपने बना भी दिया। तो ये किस तरह के षड्यंत्र नेहरू जी की तरफ से चलते रहे। नेहरू जी ने जो किया है वो आपके सामने ही है। देखिए, सबसे पहले तो इस देश का विभाजन भी नेहरू जी की वजह से हुआ। नेहरू जी और जिन्ना जो है बड़े अच्छे मित्र थे। अब जिन्ना जी की क्या थी, जिन्ना जो थे वो एमडीआर टीबी के पेशेंट थे और एमडीआर टीबी का उस समय कोई इलाज नहीं था, और ये डॉक्टरों ने भी कहा था कि 6 महीने से ज्यादा जो है जिन्ना जिंदा नहीं रहेगा। तो लेकिन नेहरू जी को सबसे पहले उनको ये था, क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी कमेटी की प्रेसिडेंटशिप से खाकर आए थे, तो उनको तो सबसे पहले ही था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, पहला प्रधानमंत्री।
और अगर जिस तरह से जिन्ना जी ने उनके आगे कहा कि मुझे पहला प्रधानमंत्री बनने दो, तुम दूसरे बन जाना, मैं तो और 6 महीने साल जीऊंगा, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, पहला तो मैं ही बनूंगा, और अपनी उस कुर्सी की भूख के लिए 2 देशों का विभाजन कराया। और 1947 में भी जितने लोगों की एक मिनट रविंदर जी, मुझे बात कंप्लीट करने दें। 1947 में भी जितने लोगों का कत्ल हुआ, जितने लोगों का खून खराबा हुआ, उसका भी अगर कोई कसूरवार है तो आपके नेहरू जी हैं और कोई नहीं है। चलिए रविंदर, मैं इनसे मैं एक बात पूछूंगा। आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ जब चुनाव में आए, उन्होंने कहा कि बाप बेटी और बाप बेटे को रखने के लिए मुझे वोट। आपने 2 महीने के बाद उनके साथ सत्ता बनाई, 2 महीने 2 साल के बाद 3 साल के बाद उनको महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट क्यों किया, उनको निकाला क्यों? आप हमें कहते हैं कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला पे विश्वास किया और फिर अंदर ठोका और फिर लाया। आपने क्या किया? सजाद लोन आपका मंत्री था जो आज देश की प्रजातंत्र में सवाल, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी आपकी हिस्सा थी। आप हमसे सवाल करते हो? हमने उस शेख अब्दुल्ला से काम लिया, उसने जिन्ना को तमाचा मारा, उसने हिंदुस्तान का साथ दिया, नहीं दीजिए, और हिंदुस्तान का साथ दिया। और अगर वो गलत रास्ते पे है, उसी नेहरू ने शेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल की हवा गई, और उसके बाद जब वो सुधर के आए, इंदिरा गांधी ने उसी के रास्ते 370 पास किया। और उसने नहीं कहा कि जो है वो मुझे प्लेबिसाइड चाहिए, रायशुमारी चाहिए। सरकार चलती है, डायलॉग हुआ, प्रफुल्ल महंता से नहीं हुआ, गंगोपाल से नहीं हुआ। देश के अंदर लोग गलत रास्ते में जाते हैं। जब आपने सजाद लोन को कैसे रखा, जब उसका बाप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा नेता था, अब हमसे सवाल करते हैं। आपने महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती के साथ किया, जिनको आपने कहा बाप बेटी बाप बेटा। कल आपका क्या पता किसके साथ बैठेंगे? आपका तो ईमान ही नहीं रहा। अभी जी अपनी पार्टी से पूछिए। और ये तो शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, यूएनओ तक भेजा। आज ही फारूक अब्दुल्ला जाता है, हिंदुस्तान की वकालत कश्मीर के नेता करते हैं, मुसलमान नेता करते हैं। 80% आबादी ने साथ दिया। महाराजा हरि सिंह का हलाक हुआ। महाराजा हरि सिंह, डॉक्टर कर सिंह ने कहा कि परेशान थे क्योंकि 20% हिंदू आबादी थी और वो हिंदू शासक थे। अगर मुस्लिम होते तो जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह पाकिस्तान के साथ इलाक कर लेते। और इसलिए मैं दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता। 13 सितंबर 1947 तक सरदार पटेल भी कहते थे क्यों कश्मीर को लेना है, जाने दो पाकिस्तान। लेकिन जब उन्होंने हैदराबाद जूनागढ़ में किया, उन्होंने कहा कि ठीक है वो नेहरू के साथ खड़े हुए, लेकिन क्लैरिटी थी। इसलिए सिर्फ नेहरू को मलाइन करना, ब्लेम करना और कहना जी, और यूएनओ में नंगा किया पाकिस्तान को, शिमला एग्रीमेंट में पार्टी पर भरोसा नहीं किया गया। अपनी पार्टी कहना है, देखिए रोज रंग बदलते हैं। देखिए बात कौन कर रहे हैं? जिनके जगदीश टाइटलर और सलमान जैसे नेता, जगदीश टाइटलर कहाँ से आया यार? इधर की बात करो अभिजीत जी, उधर बात जाओ, इधर सुने ना। और मेरे दोस्त आप इधर की बात करो। जिनके नेता पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लीजिए। खैर ऐसी पार्टी की कितनी क्रेडिबिलिटी है? आपके नेता बिरयानी खाने जाए, आपके नेता शादी पे जाए, हम वो कहते हैं ना, हम आ भी करते, हम आ भी भरते हो जाते बदनाम। आप कत्ल भी करो तो अच्छा नहीं होती। आप गए थे और ISI लेके आए, आप गए थे उड़ी लेके आए, हमसे क्यों कहते? आपने कितनी भरी थी? 47 के लोगों की जो कत्लो गारत हुई उनकी आहें भी मुझे सुनाई देती है। 87 की कत्लो गारत की भी आहें सुनाई देती हैं। ये आहें आप ही ने सुनाई है हमारे लोगों को, उन्हीं की आहें लगी है। तभी आप 3 आज जो आहें आज भी सुनाई दे रही है। नहीं, आज जो माइनॉरिटी मारी जा रही है, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, ये जम्मू में जो बैठे हैं रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम, इनकी आह किसको लगेगी? जो आज आपके गवर्नर रूल, अमित शाह के रूल में। अभी जी एक बात मुझे बताइए, ये इनका पाप भी लगता नहीं? इनका दर्द भी है आपको? जिन हिंदुओं का वोट लिया था, आज वो कश्मीर में मुर्गों की तरह मारे जा रहे हैं। जम्मू अम्बेडकर चौक में आप गए, जो जम्मू आज भी, मैं आपको नाम देता हूँ, क्लास मैं नहीं पूरा जवाब लूंगा ना। क्लास 4 लड़कियां, बारामूला, कुपवाड़ा, शुपैया, नाम देता हूँ। आज आप भेज रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, वहां के मुस्लिम मारे जा रहे हैं, बाहर के मजदूर मारे जा रहे हैं। उनकी आपको चिल्लाहट नहीं नजर आती, सुनाई देती? नहीं। हाँ, आप जवाब जरूर। रविंदर जी मुझे एक बात बताएं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे एक बात बताएं कि आपको कश्मीरी पंडितों का दुख कब से होना शुरू हो गया? 2003 का नदी हमारे भाई सामने हुआ था, सुन लिए ना। अपनी मैं तो नहीं बीच में बोल रहा, आप सुन लीजिए प्लीज ना।
2003 नदी मर्ग, पॉइंट ब्लैंक पे 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें 3 मासूम बच्चे थे जिनको जब पॉइंट ब्लैंक पे गोलियों से भूना गया। आप तो सरकार में यहाँ पर पीडीपी के साथ यहाँ पर बैठकर हीलिंग टच खेल रहे थे। वो हीलिंग टच किसके लिए था? तो टेररिस्टों के लिए था या उन मजलूमों के लिए था? तो आप अपना इतिहास जरा खंगाल के देखें, आपने कश्मीरी पंडितों के साथ ये मतलब हमारे दौर में मरे तो हमारे दौर में मरे तो आप भी मरने से कोई। सुनिए ना, सुनिए पूरी बात। उसके अलावा सबसे बड़ा कसूरवार बीटा कराटे, यासीन मलिक, उसके बाद शबीर शाह, इन सबको तो आप अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर घूमते रहे। आप जो कश्मीरियों के सबसे बड़े कातिल थे अभी तक, अब आकर उनको सजा हमने दिलवाई है। आप तो उनको अपने साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाकर उनको बिरयानी खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे। आप कितने कश्मीरी पंडितों के सगे हमें भली भांति पता है। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी बंदूकधारियों के साथ बैठे हुए फोटो बता दूं, वाजपेयी जी के दिखा दूं? आप ये मत करिए। इस सभा में आप ज्यादा नंगे हैं, आप इस सभा में ज्यादा नंगे हैं। हमारे पूरे और वही पार्टियां जिनको आप मुझे बताइए ना, सजाद लोन साहब, नहीं शेख अब्दुल नहीं, भारत माँ का चोला डाल के धोखा करते हैं। वो भारत माँ के उसी तिरंगे की राजनीति करते हो आप, लेकिन वो भारत माँ के बच्चों को बचाओ। आप सजाद लोन के साथ दोस्ती करें तो जायज नहीं, सुन भी लीजिए ना। आप सजाद लोगों के साथ दोस्ती करें तो जायज, आप महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं। सुनिए, आप सुनिए ना, आप नेशनल कानून के साथ नहीं, आप बीच में बोला मत करो। मुझे बताओ ना, आप मौका देते हैं और हम धोखा करते हैं। हमने शेख अब्दुल्ला का देश के वकालत करवाई और आप कहते हो जी आपने गलत किया, ठीक है। और आप सब अलगाववादी, आतंकवादी और आज भी उस एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो जो देश को बदनाम करने का एजेंडा है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि बीजेपी को शोभा नहीं देता। सजाद लोग जो मर्जी कहे, पाकिस्तान जो मर्जी कहे, लेकिन बीजेपी को ये शोभा नहीं देता देशभक्त होकर के कि आप कहें कि वहां रिगिंग हो गई तो आतंकवाद हो गया। भाई आज कौन सी रिगिंग है? उसको हो गए 40 साल। 40 साल के बाद आज आपकी 9 साल से सरकार है। परिंदा पार नहीं मारना दिया, आप कहते चिड़िया नहीं मारी, पत्थर नहीं होता। फिर आतंकवादी सिलेक्ट कर करके घर में घुस के कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं, मार रहे हैं। रविंद्र जी, ये सिलेक्टिव किलिंग पे जवाब देना पड़ेगा अभिजीत जी। आप मैं बड़ी एक बात सिंपल सी करूंगा इनके साथ। आज तो नेहरू जवाब दे नहीं है ना, आज तो नेहरू का जो बात किए, अब तो बताओ। मैंने आपको पहले ही शेर बोला कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हम आपकी उन खताओं की सजा अभी तक पा रहे हैं। तो इसको ये चीज है, इसके अंदर कम से कम आप तो छोड़ दीजिए कुर्सी, बात ना करें, बायस होके बात ना करें। हम सभी को मौका देते हैं सुधरने का। मान लीजिए आप नाकाम हो गए, पूरी कोशिश की, बिल्कुल नहीं। हम आप मान लीजिए कि हम फेल हो गए, नाकाम हो गए, इलेक्शन करवाओ ना, फ्रस्ट्रेट हुए इलेक्शन से। इलेक्शन करो, आपका तो डीडीसी बीडीसी वाला ही हाल होने वाला है। आपको तो छोड़ो, चुने हुए लोग आएंगे। से 2 डिजिट से शून्य पर आप लोग आ चुके हैं। आपने कौन सी चुनाव जीत? हमें कोई फिक्र नहीं, हमें सत्ता का लालच नहीं है। हम चाहते हैं चुनी हुई सरकार हो। सुनिए ना आपको कुछ सुनता है ना लोग। एक जवाब सुने ना। हमारे यहाँ पर एक परिवार की नहीं ना चलती जैसे आपकी तरह चलती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी चलती है। आप तो सिर्फ गांधी परिवार के ऊपर सारी सियासत करते हैं। हमारे यहाँ पर जो है वो प्योर डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर भी है, पार्टी से बाहर भी है। आप खाड़गे साहब अध्यक्ष बन गए, इलेक्शन कमीशन को लगेगा, इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा ना, तो तब यहाँ पर जरूर चुनाव होंगे। और चुनाव आप किसको कहते हैं बताएं? परिवारवाद वाले चुनाव आपको चाहिए। 3 टायर सिस्टम के चुनाव तो करवाए, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, म्युनिसिपैलिटी, अब ये भी होंगे चुनाव। आपकी तरह केवल एक परिवार के लिए, परिवार के थ्रू और परिवार को ही बनाने के लिए चुनाव नहीं होते। चुनाव का मतलब 3 टायर सिस्टम होता है जो हमने यहाँ पर। चलिए अभिजीत जी बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका मतलब चुनिए सरकार। धन्यवाद।